हम लोग अभी क्लास 9 में भारत की स्थिति और विस्तार जो हम लोग का पहला चैप्टर भी होता है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो चैप्टर है बाबू, ये सिर्फ एक चैप्टर की नजर से अगर आप इसको देखते हैं तो बस आपका सिलेबस भर ही कवर हो पाएगा। लेकिन ये जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो कि बात अगर करें भारत की स्थिति का और भारत के विस्तार का, तो जनरली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अक्षांश के दृष्टिकोण से भारत का विस्तार किन अक्षांश से किन अक्षांश तक है, भारत का सबसे उत्तर का बिंदु कौन होगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन होगा, और उसी प्रकार से भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी यानी देशांतर रेखाओं का भी अध्ययन करेंगे हम। क्योंकि यहां पर अभी लगाए हेडिंग अक्षांश, तो पहले हम चर्चा करेंगे केवल अक्षांश का, उसके बाद हम चर्चा करेंगे देशांतर का, और अक्षांश और देशांतर की जानकारी के पश्चात हम देखेंगे कि भारत की स्थिति इन अक्षांशों और इन देशांतरों के साथ कहां पर है। इसके बाद जाकर चैप्टर क्लोज हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम और क्या जानकारी ले पाएंगे, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जान पाएंगे, समय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा। हाँ, हम बिल्कुल क्लास 9 के टॉपिक तक ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, हमको नहीं लगता कि ये क्लास 9 में बंद करके ये टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक उससे कहीं आगे है, इसलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, और उम्मीद है कि ठीक ठाक सर्कल ड्रॉ हुआ है। सर्कल के बाद जो सबसे जरूरी बात यह है बाबू, देखो एकदम जल्दी भी पढ़ाया जाएगा और टॉपिक भी थोड़ा ठीक ढंग से रहेगा, इसलिए ध्यान दोगे खाली। ये अपना ग्लोब है, ये अपनी पृथ्वी का एक प्रोटोटाइप है ना। इसके बीच से हम एक रेखा खींचते हैं, ये रेखा है। सामान्य दृष्टि वाले लोगों के लिए तो ये एक रेखा है, लेकिन भूगोल पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं कि ये कोई रेखा नहीं है। पृथ्वी के बीच में ऐसी कोई भी रेखा जो काल्पनिक रेखा खींची नहीं गई है, वो तो एक वृत्ताकार है, पृथ्वी के सब तरफ से घूमी गोल जैसी काल्पनिक रेखा है ना। इसको बाबू पढ़ा जाता है 0 डिग्री। इसको विषुवत वृत्त, सामान्य बोलचाल में विषुवत रेखा, है ना, या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये इतना इनका नाम है। रेखा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन में देखने के लिए लग रहा है। 3D में अगर हम देखें, अगर ये सर्कल होगा, है ना, तो जो लाइन बना है ना वो एक्चुअल में ऐसा है, गोल। और गोल होने के कारण, गोल का मतलब है इस तरह से, ये ग्लोब जो है वो एक फुटबॉल की तरह है ना। अब ये रेखा इतनी बीच से गुजरी है कि ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक ऐसा भाग और ये दूसरा भाग। जब दोनों को हम ऐसे कंबाइन करेंगे, बॉल, कटोरा, बॉल जिसको बोल रहे हैं, एक ऐसा है एक ऊपर है, दोनों को जब हम जोड़ा तो ये जो बीच का लाइन है ना, ये बिल्कुल हमको कैसी दिख रही है, सीधी दिख रही है ना, जबकि वो कैसी है, गोल जैसी है, राउंड। क्लियर हो गया। तो उसका नाम क्या है बाबू, 0 डिग्री। क्यों बोल रहे हैं 0 डिग्री, बात की बात है, हम चर्चा करेंगे इस पर। अब ये 0 डिग्री है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। सर ये 2 बराबर भाग क्या कहलाएंगे, ऊपर मैप अगर हम लोग पढ़े हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक मिनट। अगर हम लोग मैप पढ़े हैं तो मैप में तो इतना जानकारी हम लोग रखे होंगे, मैप में हम लोग इतना जानकारी रखे हैं कि ऊपर साइड में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, ऊपर हमेशा उत्तर ही रहेगा, और इधर पश्चिम होता है, वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो विषुवत वृत्त है, जिसको हम विषुवत रेखा भी पढ़ रहे हैं, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो उत्तर होगा। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा होगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा उसको पढ़ा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर साइड में है। और यही विषुवत वृत्त
पृथ्वी को दो भाग में बांट रही है, बराबर बराबर 50-50। तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा दक्षिण है, क्या कहलाएगा ये? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया बात यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो अभी तक तो नहीं आया होगा। चलो ऐसे ही गोल जो लाइन बनाए हैं, एक लाइन और हम बनाते हैं, यहां पर एक लाइन और बना देते हैं, यहां पर इसी प्रकार से जैसे गोल यहां बना है तो एक लाइन नीचे बना देते हैं, एक लाइन और बना देते हैं। यहां ये जो 0 डिग्री है, काउंट अगर करें पृथ्वी का केंद्र, काउंट करें ये 0, यहां से अगर लाइन खींचेंगे, ये बीच का हिस्सा है, ये 0 माने पॉइंट केंद्र, यहां पर जो लाइन गया वो 0, बिल्कुल यहां पर 1 डिग्री 2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। तो टोटल यहां पे जब पहुंचेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90। अगर ये लाइन सीधा होता तो, सीधा नहीं हुआ, बट सीधा अगर होता तो ये 90 डिग्री है। चलिए सर, ये 90 डिग्री होगा। तो वैसे ही करते करते जब गए 0 डिग्री से बढ़ते हुए, तो यहां पर आया 23.5 डिग्री, फिर ऐसे कहे 23.5 हुआ, दिन 24 25 26 27 करते हुए गए तो यहां पर आया 66.5 डिग्री। और करते हुए जब यहां पर गए तो यहां पर पूरा 90 डिग्री आया, जिसका नाम पड़ा एन, उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से अगर ये केंद्र है तो सबसे पहले 0 डिग्री से आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए आए, तो यहां पर मिला हमको 23.5 डिग्री। और उसी प्रकार से और नीचे आए 24 25 26 करते हुए, तो ये 66.5 डिग्री मिला। 0 डिग्री के ऊपर जितना भी है वो नॉर्थ का होगा, और 0 डिग्री के नीचे जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी रेखाएं खींच रहे हैं, ये सब साउथ में है। इसलिए इन डिग्रीज के साथ कितना लिख जाएगा? एस, और इनके साथ क्या लग जाएगा? एन। बात समझ में आ रहा है? क्या क्या बात हम बोल दिया इतना देर में? अच्छा, अक्षांश, ये जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टली पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, इसे अक्षांश बोलते हैं। ये सब अक्षांश रेखाओं के नाम हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ, नोन एज क्या नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा। उसी प्रकार से 0 नीचे जब जाएंगे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब जाएंगे, साउथ वाले तरफ, दक्षिण गोलार्ध में, पृथ्वी के दूसरे हिस्से में, निचले वाले सतह पे जाएंगे, दूसरे हिस्से में जाएंगे, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहेंगे। रेखा लिख रहे हैं बट ये भी कैसा होगा? गोल ही है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो ऊपर में जो नॉर्थ के लिए है, ये 66.5, इसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक। ये वाला कहलाएगा अंटार्कटिक। समझ में आ रहा है बात? अब क्योंकि 0 से 23 पहुंचे, 66.5 पहुंचे, 68 70 71 80 85 90 भी तो पहुंचेंगे ही। जिस पॉइंट पर आप 90 पे पहुंचेंगे वो क्या कहला जाएगा? यहां नीचे में साउथ। उसी प्रकार से यहां पर जब आप पहुंचेंगे, जहां पर 90 डिग्री होगा, वो एकदम बिंदु मात्र होगा, वो आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। कितना जानकारी मिला है? 2-3 जानकारी तो आपको मिला ही होगा। अक्षांश उन रेखाओं को कहा जाता है जो पृथ्वी को क्षैतिजता काट रही होती है ना? ये रेखा सीधी रेखा नहीं होती, हम ऐसा एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये सीधी रेखा है, बट ये सीधी रेखा नहीं है। ये पृथ्वी को गोल शेप में इस प्रकार से काट रही होती है। पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत है। 0 डिग्री उसी को बोलते हैं, इसी को हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात अगर हम सूरज की करें, थोड़ा सा बात अगर हम सूरज की करें, तो सूरज जो अपना है, सूरज जो अपना है वो इन्हीं तीनों के बीच में लंबवत होता है। किन तीनों के बीच में? कर्क रेखा, विषुवत और मकर, इन्हीं के बीच में ये भटकता रहता है।
यहां तक बात समझ में आ रहा है? सूरज का किसके बारे में बोल रहे हैं? सूरज जो है वो इन्हीं तीनों के बीच में भटकता रहता है। 23 सितंबर और 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत होंगी वो होता है 21 जून। इक्वेटर पे सूर्य की किरणें कब लंबवत होती हैं? तो 2 बार होंगी। 2 बार क्यों होती हैं? एक है 23 सितंबर को और एक है 21 मार्च को। ऐसा इसलिए कि जब सूर्य किरणें शिफ्ट हो रही होंगी कर्क की ओर, तब एक बार विषुवत सामने में मिला होगा। मान लो वो 23 सितंबर रहा हो, तो वहां पहुंचने के बाद जब वो लौट रही होंगी, तो जब वो पहुंच रही होंगी फिर से मकर रेखा पर लंबवत जाने के लिए, तो रास्ता में उनको फिर से विषुवत मिल गया होगा, वो 21 मार्च का डेट रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि कर्क से मकर, मकर से कर्क और कर्क से मकर जाने में विषुवत 2 बार उनको रास्ते में आएगा। इसीलिए सूर्य की किरणें विषुवत पर 2 बार लंबवत होती हैं। और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एक बार, वो भी 22 दिसंबर को, जब यहां बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होगा। और उसी प्रकार से कर्क रेखा पर 21 जून को। हम जो हैं, भारत जो है, यही जो कर्क रेखा है ना, ये जो कर्क रेखा है, भारत के बिल्कुल बीच से होकर जाने वाली यही रेखा है कर्क रेखा। और हम जो हैं विषुवत को क्रॉस किए ही नहीं, हम यहां हैं, यहां हैं, हम ये यहां हैं, ये भारत का है। समझ रहे हैं बात? ये हम यहां हैं, तो इसका मतलब विषुवत पे हम गए ही नहीं। हम जो हैं इधर है। फोटो मेरे से उतना अच्छा से नहीं बन पाता है, बट समझने के लिए ठीक ठाक बन जाता है। तो हम जो है, ये कर्क रेखा जो है, ये 23.5 नॉर्थ, हम कहाँ हैं स्थित? हम किस अक्षांश पर हैं स्थित, है ना? यही सब प्रश्न आता है ना। हम बाद में बात करेंगे उसकी, और बहुत विस्तार से बात करेंगे। पहले हम अपनी पोजीशन को तो समझ लें, पहले हमको अपना पोजीशन तो समझ में आए कि हम हैं कहाँ पर। तो हम कहाँ हैं स्थित? तो हमारी जो स्थिति है वो अक्षांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्क रेखा हमारे बीच से जा रही है, और अगर इक्वेटर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक है, इतना सा बात हो गया। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब होती हैं? 21 जून को। इक्वेटर पे लंबवत कब होती है? 23 सितंबर को और 21 मार्च को। और मकर पे कब होती है? 22 दिसंबर को। इतना सा बात हमको ध्यान में रखना होगा, रखना भी चाहिए। यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, इसका मतलब है कि यहां पर, और इसके बाद इसके नीचे फिर सूर्य की किरणें चढ़ेंगी तो इसके ऊपर। इसका मतलब है कि भारत का जो ये वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये उष्ण होगा। उष्ण का मतलब होता है गर्म। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, इस पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी। सूरज की किरणें कभी भी इसके ऊपर, देखो कर्क से ऊपर तो सूरज की रोशनी कभी लंबवत जाएगी नहीं, इसलिए ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा शीत भी होगा और थोड़ा सा उष्ण भी होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शीतोष्ण। और इसके भी ऊपर जब चले जाओगे तो सूरज की रोशनी तिरछी, एकदम तिरछी पड़ेगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां और भी ज्यादा ठंड पड़ेगा। गर्म पड़ने का कारण क्या है? सूरज की रोशनी का लंबवत होना। अब सूरज की रोशनी जहां पर लंबवत होगी वहां गर्मी बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में बसे हुए जितने भी कंट्री हैं, सब में गर्मी ज्यादा पड़ेगा। भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां गर्मी ज्यादा होता है। ऊपर वाला में जहां हम लोग बसे हुए हैं वहां पर कैसा मौसम है? शीतोष्ण है। उसके भी ऊपर तुम लद्दाख चले जाओ, जम्मू कश्मीर तरफ चले जाओ, तो फिर देखो वहां कैसा हालात रहेंगे। समझ रहे हो ना? ये सब कुछ बेसिक बात है ना, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, थोड़ा सा देशांतर पे भी बात कर लेते हैं बाबू, ताकि चैप्टर के पास हम जा सकें। उसके लिए भी पहले एक फोटो बनाना पड़ेगा बाबू, है ना? देशांतर, ये है मेरा एन, है ना, और ये है मेरा एस। देशांतर को कहा गया कि नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये देखिए, ये इसको बोला गया देशांतर रेखा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अक्षांश रेखा जब हम खींच रहे थे तो अक्षांश को हम क्या बोल रहे थे? वृत्ताकार रेखा, वृत्त बोल रहे हैं ना।
सर पूरे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई? तो बाबू ये पूछना नहीं है, ये सोचना है। 0 डिग्री से ऊपर उठना तुम शुरू किए, काउंट किए 1 2 3 4 15 18 23 24 5 6 7 करते हुए 66 67 करते करते गए 89 और 90। तो 0 डिग्री से ऊपर जब तुम जाते हो तो 90 डिग्री बनाते हो, यानी 90 लाइन्स होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब अक्षांश रेखा है ना, क्योंकि हम इसको क्षैतिज बना रहे हैं। देखिए अब और खाली करोगे ना, कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाना है। देखो ये जो लाइन आप खींच रहे हो, ये लाइन क्या है? अक्षांशी तो है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 90, 90, क्योंकि 90 डिग्री 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे ऐसे तो 90 है। इसी प्रकार से बाबू जब तुम नीचे काउंट करोगे दक्षिण की तरफ, उधर भी कितने होंगे? 90। उधर भी कितने होंगे टोटल? 90। तो 0 डिग्री के ऊपर 90 है अक्षांशों की संख्या, 0 डिग्री से नीचे 90 अक्षांशों की संख्या है, और बीच में एक 0 डिग्री भी तो है। बीच में एक इक्वेटर वाला भी तो अक्षांश है, क्षैतिज काटने वाली काल्पनिक रेखा। तो क्षैतिज कौन काट रही है? 0 भी तो क्षैतिज काट रही है। 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में 0, टोटल कितने? 90 दूना 180 और बीच 181। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो गई? 181। अक्षांश पृथ्वी को कौन से दो भाग में बांटते हैं? उत्तर और दक्षिण में। अक्षांश रेखा मूल रेखा का नाम बताएं तो एक हो गया कर्क 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक होता है आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ, एक होता है मकर 23.5 डिग्री साउथ, एक होता है अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ। सही है ना? भारत से होकर, भारत को बीचे बीच होकर के जाने वाली उस अक्षांश रेखा का नाम बताएं तो उसका नाम है कर्क रेखा। जब बात देशांतर की होती है बाबू, तो पृथ्वी के बारे में जानकारी मेरे पास आ जाता है कि पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है, जिस वजह से पृथ्वी का जो ये जो देशांतर बन रहा है, देशांतर कैसा बन रहा होगा? तो देशांतर के लिए एक सही से समझना है ना, इसका हम लोगों को एक 3D फोटो बनाना पड़ेगा। कैसा होता है 3D फोटो देशांतर का? मान लो कि यहां पर है नॉर्थ, ठीक? तो देखो कैसे बन रहा है अक्षांश, दूसरा अक्षांश, टोटल कितने खींच सकते हैं अक्षांश में? 181। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ये क्या है सर बाबू? ये गोल गोल है। अब देखो, आप ऐसा एज्यूम करो कि ग्लोब को आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है ना? आप ऐसा मानो कि आप ग्लोब को ऊपर से देख रहे हो। इसको मिटाते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। देखो, ठीक है, ये है एन, नॉर्थ पोल ये वाला। हम इसको आपको 3D में दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से बहुत सारी लाइंस होगी जो अक्षांश कहला रही हैं, पृथ्वी पर होती हैं, ठीक है ना? नॉर्थ है तो सर इसका साउथ कहां होगा बाबू? साउथ नीचे कहीं पर होगा जो हमको नहीं दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, हम देशांतर बना रहे हैं। हमको अक्षांश के बारे में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी वो मेरे पास हो गई है। अब हम देशांतर बना रहे हैं। देशांतर क्या होता है? नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली रेखा। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, मिलाते हैं, मिल गया। इसी प्रकार से पीछे साइड से आया होगा, जो मिला होगा, ग्लोब है ना, दोनों साइड देखना होगा। इधर भी आया, मिल गया, तो ये पीछे भी गया होगा। इधर से गया होगा ऐसा, तो वो पीछे जाके मिला होगा। ग्लोब इमेजिन करो, इधर है, इधर है। पढ़ने वाला बच्चा इतना सा इमेजिन भी नहीं कर सकता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा हमसे, बट आप उसको इग्नोर ही करें तो बेहतर है, ठीक है? थोड़ा सा जहां पे जगह हम थोड़ा सा भर दे रहे हैं इस प्रकार से। अगर आप ग्लोब देखे हैं बाबू, तो ग्लोब पर इस तरह का लाइन आप देखे होंगे, ऐसा लाइन और फिर ये लाइन।
साइड के लिए, ठीक है। ये जो लाइन है जो नॉर्थ को साउथ से मिला रहा है, इसी लाइन को क्या बोल रहे हैं? देशांतर। बट सवाल ये खड़ा हो गया कि जिस प्रकार से जो अक्षांश होती हैं वो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रही होती हैं। आपको ये मालूम होता है कि अक्षांश में बीच से गुजरने वाली कौन सी है ना? 0 डिग्री। लेकिन क्या आप यहां पर बता सकते हैं कि कौन बीच से गुजरने वाली लाइन है? नहीं, बहुत दिक्कत होगा। देखो, किसको हर तरफ से देखा जाए, इस तरफ से भी देखोगे तो बीच का कोई और बन जाएगा, इस तरफ से देखोगे बीच का कोई और बन जाएगा, है ना? तब क्या किया जाए, सोचो। उसके लिए क्या किया गया, एक सर्वसाधारण मान्यता, एक वैल्यू को माना गया। कौन सा? देखो, लंदन के ग्रीनविच, ब्रिटेन, है ना, शहर से होकर के जो लाइन गुजर रही थी, ये वाली देशांतर रेखा, इसको उनने कहा कि यही है वो बीच की लाइन। हम सबका एक सामान्य मान्यता रहेगा कि यही वो लाइन है जिसको हम 0 डिग्री मान रहे हैं। बोला ठीक, अगर ये 0 डिग्री है तो यही बिल्कुल क्या होगी? बीच से गुजरने वाली लाइन होगी। कौन सी? देशांतर। देशांतर, ठीक है। तो अब हमको यह बात पता चला कि देशांतर में यह पता कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सा बीच से होकर गुजर रहा है पृथ्वी के। इस वजह से एक सर्वसाधारण मान्यता मानी गई कि लंदन के ग्रीनविच से होकर जो देशांतर रेखा गुजर रही है वही है 0 डिग्री। मतलब कि ये वाली लाइन जो ब्लैक से हम कर रहे हैं, ये आगे साइड में 0 डिग्री, तो पीछे जाएगी तो कितना डिग्री बनाएगी? 180। कैसे सर? तो बाबू, अगर ये 0 डिग्री है तो पृथ्वी को दो भाग में बांट रही होगी, ठीक? तो 0 से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 करते हुए जाएंगे, पूरे के पूरे ग्लोब पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? ऐसे गोल में 360 डिग्री, है ना? तो इस तरफ से अगर काउंट करो, इस तरफ से अगर तुम काउंट करो, हाफ ग्लोब को देखो, अगर ये पूरा कोण ऐसे ऐसे तुम लाइन इस पर खींच दो, एक बीच में सीधा, है ना, तो जाहिर सी बात है कि इधर 180 भाग होंगे, इधर 180 भाग होंगे। समझ में आया? तो जिसको 0 डिग्री माना गया वो पीछे साइड में कितना डिग्री का कोण बनाने लगा? 180। तो इसका मतलब है ये जो 0 डिग्री है, इसके इस तरफ के भाग को, और ये जो 0 डिग्री है इसके इस तरफ के भाग को दो अलग अलग नाम दिया जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि लंदन के ग्रीनविच से होकर जो देशांतर रेखा गुजर रही है वो पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, और वो दोनों भाग जो इस तरफ होंगे उसको पूर्व का गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध जिसको बोलेंगे, वो हो गया। और इधर क्योंकि पश्चिम दिशा होती है, इसको क्या नाम दिया गया? पश्चिमी गोलार्ध। पहले पढ़ा बात। अब ये 0 डिग्री है तो पीछे कितना है? 180 डिग्री। और अब अगर भारत की स्थिति को देखा जाए बाबू, तो हम भारत जो है, देखो ये तो अगर हम तुमको डायरेक्ट बता देंगे कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार इतना है, हमारा अक्षांशीय विस्तार इतना है, तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम तुमको बोलेंगे कि देशांतर में इतना डिग्री है, तो तुम समझ जाओगे कि 0 डिग्री से हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं या 0 डिग्री से इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं। पहली जानकारी तुमको यह समझनी थी कि देशांतर रेखा क्या होता है। देशांतर रेखा पृथ्वी को कितने भाग में बांट रहा है? तो दो भाग में। इधर वाला हिस्सा जो है वो पश्चिमी, इधर वाला हिस्सा जो है वो पूर्वी। देशांतर रेखा 0 डिग्री कहां से मानी गई है? तो वो है लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली रेखा को मान लिया गया है। तो ये सब जो जानकारी है इसको आपको रखना होगा अपने पास सबको। उम्मीद करते हैं कि इतना लेक्चर आपको फिलहाल ठीक ठाक लगा होगा, और जैसे ही हम फुर्सत में रहेंगे तो ऑनलाइन मोड में भी और भी लेक्चर्स हम इस तरह से क्लियर करेंगे, ताकि और अगला लेक्चर जो मेरा होगा वो भारत की स्थिति को लेकर के होगा। हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति कहां पर है। ठीक है, थैंक यू।